मान लो बेटा टीचर तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है, क्वेश्चन गलत, दूसरा क्वेश्चन अधूरा लिखा, आधा नंबर काट लिया, तीसरा क्वेश्चन जगह छोड़ी हुई बड़ा सा क्रॉस, चौथे पे लिख दिया PTO पेज टर्न ओवर। बेटा आप इतना इरिटेट कर देते हो एग्जामिनर एक 5 साल का छोटा बच्चा है, बिल्कुल वही निकलने के बाद आपको फिर से वो कार्टून मिलेंगे जो आपसे ये पूछेंगे कि भाई और बता कैसा हुआ एग्जाम। आपकी दही हो जाती है ये डिसाइड करने में कि भैया कौन सा सेक्शन पहले कर। शक्लें याद आ रही हैं, रोने का मन कर रहा है, एग्जाम में आपको लग रहा है कि यार हमारी तो स्पीड ही नहीं बन रही। लास्ट का आंसर की देखी, ठीक है। उसके बाद आपने किया हुआ 27वां क्वेश्चन। अब टीचर कह रहा है 27 का जो आंसर की है ये, उतना आप एग्जामिनर को इरिटेट करोगे उतना ही चांसेस हैं आपके नंबर कम आने के। बेटा कलर के 2 शेड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, मैथ्स के, फिजिक्स के, साइंस में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। बाद भी मेरे पास 20 मिनट बचे और मैंने सोचा यार इस आंसर के अंदर ना कुछ और बेटर भी आ सकता था, तो मैं क्या करूं, करने बैठ गए यहाँ पे, है ना। कटन की टाइम पास भी तो करना पेपर में। बेटा टाइम पास करने नहीं जा रहे पेपर में, आप पेपर में अपना फ्यूचर लिखने जा रहे हैं। एथलीट्स का आप इंटरव्यू सुन लेना, वो पूरे साल मेहनत करते हैं और फाइनल रेस से पहले एक दिन पहले अपने आप पे टाइम देते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर। पापा बाइक चला रहे हैं, पीछे बच्चा बैठा हुआ है, वो भी पढ़ी जा, आंटियां लड़ रही हैं, उधर से सब्जी वाला जा रहा है, आपको सारी थॉट्स दिमाग में भी आ रही है और साथ साथ आप पढ़ भी रहे हैं। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। तो बेटा आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं एक जबरदस्त टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज हाउ टू राइट योर पेपर लाइक अ टॉपर। अब आप में से बेटा कई बच्चे ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि एक टॉपर की आंसर शीट में ऐसा क्या सीक्रेट होता है कि उसके मार्क्स नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा आते हैं। क्या टॉपर ज्यादा पढ़ता है, क्या टॉपर का हार्डवर्क ज्यादा होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बट उसके साथ साथ बेटा कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे वो प्री बोर्ड का एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, आप उन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें। अगर बेटा आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी आप एक अच्छा कंटेंट अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करते हैं, यू एक्सपीरियंस मिरेकल इन द लाइफ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे हाउ यू आर फीलिंग। बेटा आपका जो फाइनल एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक आ रहा है, दिन कम होते जा रहे हैं एंड फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस आप लोगों के काफी पास हैं। तो आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम फोबिया से रिलेटेड, जस्ट कमेंट इट डाउन। आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर पाऊं और आपकी जो एग्जाम की जर्नी है वो इजी हो पाए। इस वीडियो के अंदर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस होने वाला है, तो कोशिश करें कि आपके पास एक पेपर पेन हो और जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जस्ट पेन इट डाउन और अपने स्टडी टेबल के आगे वो पॉइंट्स लगा लें, ताकि आते जाते आपका ध्यान उन पॉइंट्स पे पड़ता रहे और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी और एग्जाम को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस पहले से बेटर हो सके। तो चलिए बेटा, सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये फूड चैनल थोड़ी ना है, ये फूड चैनल पे आप तो राजमा चावल की पिक्चर दिखा रहे हो। बेटा इन दोनों पिक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों पिक्चर्स के अंदर फूड सेम है, बट फूड को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, फूड को जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। अगर हम मार्केट की बात करें बेटा, अगर इस राजमा चावल की प्लेट का प्राइस 80 रुपीज है, तो सिमिलरली इस राजमा चावल के लिए आप इजिली 150 रुपीज पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और शायद यही होता है जब हम किसी 5 स्टार में, किसी अच्छे होटल के अंदर खाना खाते हैं, तो फूड की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप में से बेटा मैक्सिमम बच्चों ने कभी ना कभी लाइफ में खाना जरूर ऑर्डर किया होगा जस्ट उसकी लुक को देख के। चाहे उस खाने के अंदर नमक भी ना हो, चाहे उस खाने के अंदर फ्लेवर भी ना हो, बट खाने की लुक सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप बेकरी पे केक खरीदने जाते हो तो आप केक खरीदते हो जस्ट उसकी लुक्स को देख के। क्या वहां पे टेस्ट करना अलाउड होता है? नहीं। आपके पास बेटा केक होते हैं और केक डिस्प्ले पे लगे होते हैं और उन्हीं को देख के आप डिसाइड करते हो विच केक यू वांट टू टेक। तो बेटा अगर यहाँ पे प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो सिमिलरली प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी आप अपनी कॉपी लिखते हैं। तो आप पूरा साल पढ़ रहे हैं बेटा, पूरे साल की मेहनत आपकी 3 घंटे के अंदर एग्जीक्यूट होने वाली है। 3 मिनट के अंदर उस मेहनत को जज किया जाएगा एग्जामिनर के थ्रू। अब वहां पे बेटा किसी को नहीं पता कि आपका नेम क्या है, किसी को नहीं पता आप स्कूल के टॉपर हो, किसी को नहीं पता आप प्री बोर्ड में फेल हुए थे, किसी को नहीं पता कि आपके मार्क्स कम या ज्यादा आते रहे हैं। वहां पे आप सिर्फ एक सीरियल नंबर हो।
जब आप बोर्ड में बैठोगे, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि उनकी कॉपी के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, और बेटा जब चेकिंग के लिए आपकी कॉपी जाती है तो फ्रंट पेज फाड़ दिया जाता है, फ्रंट पेज रिमूव कर दिया जाता है, ओनली यू बिकम अ सीरियल नंबर। तो अगर बेटा आपके बारे में एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक सीरियल नंबर हो, और जो भी आपने उस कॉपी के अंदर लिखा है उसी के बेसिस पे वो एग्जामिनर आपकी कुछ इमेज कंस्ट्रक्ट करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बेटा कि आप कितना स्कोर करने वाले हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप, हैंड राइटिंग वर्सेस राइटिंग स्किल। बेटा कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल मतलब हैंड राइटिंग अच्छी। मेरा बेटा एक स्टूडेंट था जिसने 99 स्कोर किया था फाइनल एग्जाम के अंदर, और उसकी हैंड राइटिंग बहुत खराब थी। अगर वो इस वीडियो को देख रहा होगा तो जरूर एनालाइज करेगा कि उसी की बात हो रही है। बेटा उसने अपने हैंड राइटिंग पे बहुत ज्यादा काम किया, बट इतना काम करने के बाद भी हैंड राइटिंग बेटा 5 to 10% ही इंप्रूव होती है। आपकी हैंड राइटिंग चेंज नहीं होने वाली। तो हैंड राइटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए? हैंड राइटिंग आपकी इस लेवल की होनी चाहिए कि वो रीड की जा सके। अगर आपकी हैंड राइटिंग बेटा रीड करी जा रही है, आपके मम्मी पापा उसको पढ़ पा रहे हैं, आपका टीचर उसको पढ़ पा रहे हैं, तो कोई भी चिंता करने का विषय नहीं है। आपकी हैंड राइटिंग जस्ट ऐसी हो कि कोई उसे पढ़ पाए। आपको किसी राइटिंग कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना, आपको बोर्ड का पेपर लिखना है, तो आपकी हैंड राइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक ठाक नहीं है, जैसे कि यहाँ पे है, तो आप हैंड राइटिंग को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज राइटिंग स्किल्स। बेटा राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड राइटिंग बेकार हो चलेगी, बट अगर आपके राइटिंग स्किल्स पुअर हैं, मेक श्योर करना कि आप वो राइटिंग स्किल्स के बारे में जान के जाओ। बट बेटा अगर आपके राइटिंग स्किल्स पुअर हैं, तो समझ लेना आपके 10 to 15 मार्क्स इजीली कटने वाले हैं फाइनल एग्जाम में। बेटा क्लास में जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हमें पता होता है ये कॉपी XYZ बच्चे की है, और उसके बारे में हमारे दिमाग में पहले ही इमेज बनी होती है। पर जब आपकी कॉपी चेक होने के लिए जाएगी बेटा, किसी को नहीं पता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो या कितने वीक हो। तो जो भी आपने 3 घंटे के अंदर अपनी कॉपी में लिखा होगा, उसी के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। सो राइटिंग स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बेटा एक पिक्चर आपको नजर आ रही है, और ये बच्चा बैठ के सोच रहा है कि उसने A+ ग्रेड लेना है। बेटा कैसा भी बच्चा हो, वीक हो, पढ़ने में अच्छा हो, हर एक के मन में रहता है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स अचीव करे, है ना। उसे भी लगता है कि यार मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। तो इसके लिए बेटा कुछ टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शेयर करने वाले हैं। थिंक लाइक एन एग्जामिनर। बेटा अपने आप को ना एग्जामिनर की तरह समझना है, और एग्जामिनर को समझना है एक 5 साल का छोटा बच्चा। अब तुम कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, एग्जामिनर एक 5 साल का छोटा बच्चा है? बिल्कुल वही। एग्जामिनर को एक 5 साल के छोटे बच्चे की तरह हर चीज आपको समझानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो V इज इक्वल टू IR, और आप मन में ये समझ लेते हो कि भैया एग्जामिनर को इतना तो पता ही होगा कि V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ है, तो ये गलत है बेटा। एग्जामिनर को नहीं पता कि V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ है। आपने अपने आप को ये कमांड देनी है कि भाई एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, आपको एक एक चीज छोटे बच्चे की तरह एग्जामिनर को एक्सप्लेन करनी है। सिमिलरली बेटा अगर मैथ्स के अंदर आपके पास है एंगल x इज इक्वल टू एंगल y प्लस 90, और आपको पता है कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, और आप कह रहे हो कि एग्जामिनर को पता होगा। बेटा एग्जामिनर को चाहे पता हो, आपको हर चीज ब्रैकेट में लिखनी है। अपने आप को एग्जामिनर की तरह सोचेंगे कि आप अगर एक कॉपी चेक कर रहे होते तो आप क्या क्या चीजें डिमांड करते। तो आपको बेटा कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। कोई भी अगर आप लाइन लिख रहे हैं उसके ब्रैकेट में वो क्यों लिख रहे हैं आपको मेंशन करना है, जहां पे भी जरूरी हो। इसका ये भी मतलब नहीं है कि सर ने ऐसा बोल दिया कि हर चीज के ब्रैकेट में सब कुछ लिखना है और आपका पेपर ही पूरा ना हो। बट जहां जहां पे बेटा आपको लिखना है, वहां पे आपको मेंशन करना है कि आपने ये कॉन्सेप्ट किस लॉ से उठाया है। अगर कोई डेरिवेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि आप किस डेरिवेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप हमारे पास है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें। बेटा बच्चों के मतलब दिमाग की दही हो जाती है ये डिसाइड करने में कि भैया कौन सा सेक्शन पहले करें। पहली बात बेटा, ये जो दिन आपके चल रहे हैं इसमें अपने आप को एक्सप्लोर करो। आप जब सैंपल पेपर सोल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें अपने आप को जज करो कि आप कौन से सेक्शन में बेटर हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी पॉलिसी बताऊं तो आप एक बात याद रखना कि आप MCQ, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी भी पहले अटेम्प्ट ना करें। चाहे आपको बेटा MCQ आते भी हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करें। उसका रीजन है
चाहे आप अपने पे 100% कॉन्फिडेंट भी हो सकता है बेटा कुछ ना कुछ एमसीक्यू आपके गलत हो, और वो सबसे नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है एग्जामिनर के माइंड पे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मुझे 2 या 3 एमसीक्यू तो नहीं आते, 20 में से 17 तो सही है, और वही नंबर 17 की जगह 13 या 14 पे चला गया, तो 6 क्वेश्चन गलत होते ही एग्जामिनर समझ लेगा कि भैया इस बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, और वहां से आपका इंप्रेशन डाउन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में या हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आप जो भी अपना क्रिएटिव पार्ट है वो क्रिएटिव पार्ट पहले करें। क्रिएटिव पार्ट का मतलब क्या है? राइटिंग सेक्शन। बेटा राइटिंग सेक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी चीज अपने दिमाग से लिखनी है तो वो कब बेस्ट लिखी जाएगी? जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होगा। अगर आपका दिमाग बेटा बिल्कुल फ्रेश नहीं है, लास्ट के 30 मिनट बचे हैं और आप शुरू कर रहे हैं राइटिंग सेक्शन, अब उसमें आपको एक लेटर लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है, जिसमें आपने कोट्स लिखनी है, जिसमें आपने अपने दिमाग की क्रिएटिविटी यूज करनी है। क्या आप उतना क्रिएटिव लिख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। तो बेटा आपको याद रखना है कि जितना भी क्रिएटिव काम है, राइटिंग सेक्शन है, वो आप स्टार्टिंग में करने वाले हैं। लास्ट में बेटा 40 मिनट रह गए और टीचर बोल रहा है जल्दी करो, लास्ट 30 मिनट्स, लास्ट 20 मिनट, आपको बेटा सब कुछ विजुअलाइज हो रहा है, अपने मम्मी पापा की शक्लें याद आ रही हैं, रोने का मन कर रहा है, एग्जाम में आपको लग रहा है कि यार हमारी तो स्पीड ही नहीं बन रही, लास्ट के 20 मिनट्स बचे हैं, तो क्या इतने प्रेशर वाली कंडीशन में आप क्रिएटिव थिंग्स लिख पाएंगे? कभी भी नहीं लिख पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन, जब भी आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स, मैथ्स है, साइंस है, या 12th वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो उसके अंदर हम ध्यान रखेंगे कि आप वो वाला सेक्शन पहले उठाएं जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। ज्यादातर देखा गया बेटा 5 मार्क्स वाला जो सेक्शन होता है, लॉन्ग आंसर का जो सेक्शन होता है, उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम रखा जाता है ताकि हर कोई बच्चा उसे अटेम्प्ट कर ले। तो पहले बेटा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ में एग्जामिनर के माइंड पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब एक बात तो ध्यान से सुनना, कुछ भी कर लेना, बट डोंट इरिटेट योर एग्जामिनर। बेटा इरिटेट एग्जामिनर कब होता है? बेटा एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। ये है आपकी, सपोज दिस इज योर आंसर शीट, दिस इज क्वेश्चन पेपर एंड दिस इज आंसर की। बोर्ड में बेटा एक आंसर की मिलती है टीचर्स को चेक करने के लिए, और उसके बेसिस पे टीचर जो है वो आपका पेपर चेक करते हैं। इमेजिन करो बेटा आपका जो पेपर है टीचर चेक कर रहा है, और टीचर को अभी क्वेश्चन भी नहीं याद हुए, आंसर्स भी नहीं याद हुए, क्योंकि अभी वो शुरू कर रहा है कॉपी चेक करना, और बाय डिफॉल्ट आपकी कॉपी सबसे पहले है। अब मान लो किसी बच्चे ने बेटा सबसे पहले सेक्शन अटेम्प्ट किया, सबसे पहले उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सपोज सबसे पहले उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया थर्ड क्वेश्चन उसने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन के बाद उसके मन में आया कि यार मेरे को फोर्थ तो आता नहीं, तो उसने कहा क्यों ना मैं 27th क्वेश्चन करूं। कोई बात नहीं, एग्जामिनर ने कहा अच्छा थर्ड का आंसर की देखी, ठीक है। उसके बाद आपने किया हुआ 27th क्वेश्चन। अब टीचर कह रहा है 27th का जो आंसर की है ये रही। उसने 27th का आंसर देखा और आपने चेक किया। अब तुम्हारे मन में आया कि यार आता तो फोर्थ क्वेश्चन भी था, करना ही है अभी कर देते हैं, तो आपने फिर लिख दिया फोर्थ क्वेश्चन। ऐसा बेटा भूल के नहीं करना। टीचर बेटा बार बार जब पेज पलटेगा वो इरिटेट होगा, और जितना आप टीचर को इरिटेट करोगे, जितना आप एग्जामिनर को इरिटेट करोगे, उतना ही चांसेस हैं आपके नंबर कम आने के। बेटा टीचर को इरिटेट किया तो इरिटेशन के चक्कर में आपके नंबर कम आने वाले हैं। तो इसलिए जितना आप कंफर्टेबल टीचर को कर पाओगे अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, उतने ही आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो ध्यान रखेंगे बेटा इस बात को कि हमें पेपर एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। आपको अगर बेटा कोई पर्टिकुलर सेक्शन उठाना है तो आप सेक्शन उठा लो। मान लो मैंने लिखा सेक्शन डी, तो ट्राई करो कि आप सेक्शन डी को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करो, सेक्शन डी को पर्टिकुलर ऑर्डर में करो। फिर आपका मन कर रहा है सेक्शन बी करने का, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद आप बड़ा बड़ा लिख दो सेक्शन बी, बट उसके बाद सेक्शन बी के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करोगे। तो आप सेक्शन वाइज उठा के आप क्वेश्चंस के नंबर को मॉडिफाई कर सकते हैं। पर बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि पहले आपने क्वेश्चन किया थर्ड, फिर किया 27, फिर किया 16, फिर किया 9। ऐसा अगर करोगे तो बेटा एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत आएगी, जहां उसे दिक्कत आएगी वहां आपकी दिक्कत बढ़ने वाली है। जब बेटा टीचर फ्लो में चेक कर रहा है तो हो सकता है गलत क्वेश्चन को भी वो सही कर दे, बट जहां पे उसका पेन रुका वहां पे आप अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर देना कि आपके मार्क्स कटने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी।
एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा आप लोग याद रखेंगे, ये ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करके आप एग्जामिनर को बेटा इरिटेट करते हो। कई बच्चे पेपर में बिकॉज को बीसीजेड लिखाते हैं, है ना। आप व्हाट्सएप पे बेटा मैसेज नहीं टाइप कर रहे अपने दोस्त को, जो आप बिकॉज को ऐसे लिख रहे हैं, पेज टर्न ओवर, पता नहीं क्या लिखते रहते हैं। मान लो बेटा टीचर तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है, पहले पेपर पहला क्वेश्चन गलत, दूसरा क्वेश्चन अधूरा लिखा, आधा नंबर काट लिया, तीसरा क्वेश्चन जगह छोड़ी हुई बड़ा सा क्रॉस, चौथे पे लिख दिया पीटीओ पेज टर्न ओवर। बेटा आप इतना इरिटेट कर देते हो एग्जामिनर को कि उसको पता चल जाता है कि आप अपने पेपर के लिए सीरियस हो ही नहीं। तो ये जो बेटा ये शॉर्ट फॉर्म आप यूज करते हो, लास्ट में कहीं लिख देते हैं थैंकिंग यू, थैंक्स कर रहे हैं भाई टीचर का, बेटा ये सारी बचकानी हरकतें, ये सारा इमेच्योर बिहेवियर आपके मार्क्स पे असर डालेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में ये पूछा गया बच्चों से कि पैराग्राफ और फ्लो चार्ट या पॉइंट्स में से ज्यादा कंफर्टेबल उनको कौन सा लगता है रीड करने में। सपोज आप बुक का कोई पेज पढ़ रहे हैं और आपको एक पैराग्राफ सा मिलता है, आपको वो पैराग्राफ समझ नहीं आता, बट साथ में लिखा होता है फिगर 9.27 और उसमें एक फ्लो चार्ट बना होता है, पॉइंट्स बने होते हैं, बुलेट्स बने होते हैं। आप में से 99% बच्चे ये अग्री करेंगे कि उनको फ्लो चार्ट से पॉइंट से ज्यादा अच्छे से समझ आता है। अब यहाँ पे बेटा एक बच्चा है जो एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाउ इट इज रिलेटेड विद ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द रिलेशन। ये बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब एक एवरेज बच्चा क्या करेगा, खिचड़ी बना देगा। खिचड़ी कैसे बनाई, उसने ये पैराग्राफ लिख दिया विच इज अनएक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं है कि इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, बेटा मार्क्स मिलेंगे, पर ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस इसमें कम है। तो सबसे पहली बात, पैराग्राफ आप अवॉइड करो। अगर आपके पास कोई सब्जेक्टिव पेपर है और उसमें आपको भाई पैराग्राफ लिखना ही पड़ गया, है ना, पैराग्राफ लिखने की मतलब इमरजेंसी पड़ गई, तो आपको क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन देनी है, फिर पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ के भी 2 पार्ट्स बना दो और लास्ट में कंक्लूड जरूर लिखो, कंक्लूजन, और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखो। बट ट्राई करो कि आप पैराग्राफ ना लिखें। यह है बेटा एक आम क्वेश्चन। जैसे हमने एक टॉपर का आंसर देखा, तो टॉपर के आंसर में हमें ये डिफरेंस देखने को मिला। ये सब बेटा मैंने खुद लिखा है जस्ट बिकॉज आप लोग रिलेट कर पाओ कि कैसे आपके लिखने के पैटर्न पे चीजें डिसाइड होती हैं कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। टीचर कहेगा अच्छा बहुत अच्छा लिख रखा है, टीचर कहेगा अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को देखो अंडरलाइन भी कर रखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको बॉक्स में डाल रखा है। देख रहे हो बेटा टीचर के लिए कितनी आसानी होगी। पिछले वाले में क्या था, टीचर को ढूंढना पड़ रहा था कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ लिखा हुआ, भाई कहाँ ढूंढेगा टीचर। टीचर के दिमाग की दही नहीं करनी तुमने टीचर को कंफर्टेबल करना है बेटा। जितना तुम टीचर को कंफर्टेबल करोगे उतने मार्क्स तुम्हारे ज्यादा आएंगे। एक और चीज बेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको कलर ग्रेडियंट्स मिल रहे हैं। कलर ग्रेडियंट का मतलब चाहे ब्लू कलर से ही लिखा हुआ है, बट ब्लू कलर के 2 शेड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। शायद पिक्चर में आपको ज्यादा क्लियर ना हो रहा हो, तो यहाँ पे आपके हेडिंग अलग कलर से है और टेक्स्ट अलग कलर से है, तो आप ट्राई कर सकते हैं 2 कलर ब्लू के। मैं अपने टाइम पे बेटा स्केच पेन यूज करता था, ब्लू कलर का स्केच पेन आप लेंगे, 2 से 3 स्केच पेन आप लेके जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लिखने के बाद उसका जो आगे वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा फैल जाता है, तो आप चेंज कर सकते हैं। बट स्केच पेन या फिर स्केच पेन जैसे कुछ मार्कर्स अवेलेबल होते हैं डार्क ब्लू शेड के, तो आप उसको हेडिंग्स के लिए, इंपोर्टेंट पॉइंट्स के लिए लेके जा सकते हैं। और साथ में आप पेंसिल यूज करें बेटा, जो शेडिंग वाली पेंसिल है मैं अपने टाइम पे यूज करता था हेडिंग बनाने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, और ये सब लास्ट में करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं साथ साथ करेंगे। पहले आप पूरा पेपर लिखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन हेडिंग्स जो हमने देनी है वो हम लास्ट में देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे बेटा जैसे टेबल बनाना है, टेबल डिफरेंस का है। अब ऑब्वियसली आप कलर तो यूज नहीं करेंगे, तो वैसे ही दिखा रखा है। आप जब डिफरेंस बनाते हैं तो एक गलती नहीं करनी कि जैसे मान लो यहाँ पे तो डिफरेंस सामने सामने खत्म हो रहे हैं, कई बार हमारा क्या होता है एक डिफरेंस पहले खत्म हो जाता है और एक डिफरेंस बाद में। मान लो ये एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए के मान लो यहाँ पे खत्म हुआ पहला पॉइंट, बी का पहला पॉइंट यहाँ खत्म हो गया। अब सेकंड पॉइंट आपने यहाँ लिखा, सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा, और इसका अगर सेकंड पॉइंट आप यहाँ लिख दोगे तो ये बेटा इसके साथ बेकार लगेगा बहुत। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सामने सामने लिखें, और लास्ट में जब हमारे पास टाइम बचता है तो इसको एक टेबुलर फॉर्म में रखे हैं बेटा। जब आप टेबुलर फॉर्म में कर देते हैं किसी भी चीज को, वो जबरदस्त लगती है, एग्जामिनर को बहुत सुंदर लगती है, अपीलिंग लगती है देखने में। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज स्किल ऑफ रफ वर्क। बेटा सब्जेक्टिव पेपर्स में नहीं, बट जितने भी आपके मैथ्स के
फिजिक्स के, साइंस में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, या फिर आपके पास फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट हो, या फिर कॉमर्स वाले बच्चों के पास जो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो, उसके लिए ये स्किल बहुत काम में आती है। आप लोगों को हैबिट होगी, जैसे ही पेपर आपको मिलता है तो आप क्या करते हैं, पेपर में लाइंस लगाते हैं। जैसे मान लो ये आपकी आंसर शीट है, तो आपने क्या किया, इस आंसर शीट के यहाँ पे मार्जिन दे दिया, इस मार्जिन के अंदर हम लोग रफ वर्क करते हैं। और मैं आपको एक टिप दूंगा कि इस मार्जिन में बेटा रफ वर्क अगर बहुत छोटा है, अगर कोई छोटा मोटा रफ वर्क है तो आप कर लीजिए, बट अगर कैलकुलेशन आपकी बड़ी है तो ऐसे अगर आप रफ वर्क करते हैं तो वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सबसे पहला काम आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके करेंगे, जो भी आपकी शीट होगी, आंसर शीट होगी, उसके लास्ट के 2 पेज पे बड़ा बड़ा लिख देंगे रफ वर्क। क्या लिखेंगे, बड़ा बड़ा रफ वर्क। और उस रफ वर्क वाली जगह पे आप बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्स बना लीजिए, 5 बना लीजिए, 7 8 10 जितने भी बनाइए, और हर बॉक्स के ऊपर बेटा एक नंबरिंग डालेंगे। अब ये नंबरिंग कौन सी होगी बेटा, ये नंबरिंग होगी जिस क्वेश्चन का रफ काम आप उसमें कर रहे हैं। मान लो बेटा मैंने 7th क्वेश्चन का रफ काम किया, और यहाँ पे मैं रफ काम कर रहा हूँ, x² + y² = 9y, इक्वेशन बनी, सब कुछ हुआ, बट लास्ट में मेरा आंसर नहीं निकला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा आंसर नहीं निकला, मैं लास्ट में इसको देखूंगा। पर हुआ क्या बेटा, जब लास्ट में मैंने इसको करने की कोशिश करी तो मुझे रफ शीट में अपना रफ वर्क ही नहीं मिला। अगर मैं पुराने तरीके से इसको करता तो मैंने तो पूरा पेज भर दिया, अब मुझे शुरू से शुरू होना पड़ेगा। इस मेथड के थ्रू क्या होगा, आपको पता होगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 13 का रफ काम यहाँ किया हुआ था, अच्छा मेरा यहाँ पे यहाँ तक आया हुआ था, तो मैं इसके बाद का रफ काम स्टार्ट कर सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा, हर टॉपर इसको यूज करता है और टाइम सेव करता है। जैसे अगला क्वेश्चन है मेरे पास, 5th क्वेश्चन का मैंने रफ काम किया यहाँ पे, बाद में आंसर भी आ गया, बट बाद में लास्ट के 10 मिनट में मुझे आंसर चेक करना है कि क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की। तो मैं वापस से जाऊंगा रफ काम वाले एरिया में और वहां पे उसकी कैलकुलेशन को चेक कर लूंगा, बजाय कि हमने पूरे पेज पे रफ काम कर रखा है। बेटा पूरे पेज पे लास्ट में तुम देखा करो रफ शीट की हालत क्या होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर हम ढूंढते रहते हैं कि किसका रफ काम हमने कहां पे किया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ रफ वर्क। रफ वर्क को बहुत इफेक्टिवली आप काम करोगे, और एक जनरल का भी आप बना सकते हो बॉक्स, जहां पे आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे। नॉर्मल कैलकुलेशन के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा बेटा हमारे पास ये हो गया जहां पे हमने मार्जिन दिया था, और एक हिस्सा हमारे पास ये होगा, एक बड़ा सा बॉक्स आप साइड में छोड़ सकते हो, जो आप जनरल कैलकुलेशंस है वो यहां करोगे, बट बड़े क्वेश्चंस में जहां आपको लगता है कि अड़ने के चांसेस हैं, उसकी कैलकुलेशन आप बॉक्स में करेंगे और उसके ऊपर नंबरिंग डाल लेंगे, ताकि जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसी बॉक्स में जाएं, आपका बहुत टाइम सेव होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, स्पीड लिमिट। बेटा स्पीड इज द की। बोर्ड के पेपर में, आपके नॉन बोर्ड पेपर हो, किसी भी क्लास के पेपर हो, बेटा स्पीड इज द की। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ज्यादातर हम लोगों के जो पेपर हैं, ज्यादातर हम लोगों के जो पेपर हैं बेटा वो 80 मार्क्स के हैं, 70 के भी हो सकते हैं, बट आप 80 मार्क्स के लेके चलते हैं। 80 मार्क्स का पेपर करने के लिए हमारे पास 180 मिनट है। 180 मिनट का मतलब 3 आवर्स। क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरे पास एक नंबर का पेपर करने के लिए, एक नंबर का पेपर करने के लिए 2 मिनट है। अगर मैंने एक नंबर का पेपर बेटा 2 मिनट के अंदर कर लिया, तो मेरा जो ये 80 मार्क्स का पेपर है वो 160 मिनट में हो जाएगा, 160 मिनट में हो जाएगा। अब 160 मिनट के बाद भी मेरे पास 20 मिनट बचे, और इस 20 मिनट के अंदर मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। इस 20 मिनट में जो मैंने पिछले आपको स्लाइड में दिखाया था, जो आपको सजावट का काम करना है, अंडरलाइन करना है, बॉक्सेस में डालना है चीजों को, वो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हुआ था, बीच में रह गया था, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आपको डाउटफुल केस है, या कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको ओवर अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन में हो सकता है आपके मार्क्स कट सकते हैं, आप और वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने का अगर सोच रहे हैं, तो इन लास्ट 20 मिनट्स में आप कर सकते हैं। एक मंत्र आपको माइंड में रखना है, 1 मार्क इज इक्वल टू 2 मिनट। जब भी आपको लगे कि आपको चेक करना है कि भाई मैं टाइम से ठीक चल रहा हूं या नहीं, जब भी आपको ये चेक करना है, जस्ट आप देखो कि टाइम कितना हुआ। मान लो 10:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, 11:30 बजे आपको लग रहा है कि यार मेरी स्पीड सही है या नहीं, 10:30 से 11:30 के बीच में आपके कितने मिनट्स हुए, 60 मिनट। आप बस ये चेक करिए कि क्या आपने 30 मार्क्स का पेपर कर दिया है। अगर आपने 30 मार्क्स का पेपर कर दिया है तो आप सही स्पीड पे जा रहे हैं। हमेशा एनालाइज करना है। और बेटा फायदा ये है, जैसे एमसीक्यू है, एमसीक्यू में 1 मार्क का क्वेश्चन करने में 2 मिनट थोड़ी ना लगते हैं,
ज्यादातर एमसीक्यू तो 10-20 सेकंड्स में हो जाते हैं। तो ये जो टाइम बचता है उसको हम यूज कर पाएंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। कहीं पे कोई क्वेश्चन मुश्किल है, कोई न्यूमेरिकल अड़ गया, कोई मैथ्स का क्वेश्चन की कैलकुलेशन लंबी है, तो वहां यूज कर लेंगे। बट अपने माइंड में ये रूल रखना 1 मार्क इज इक्वल टू 2 मिनट, और उसी हिसाब से आप अपनी स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं, सेक्शन के टाइम डिसाइड कर सकते हैं। ये 30 मार्क्स का सेक्शन है तो मुझे 1 घंटे में कंप्लीट करना है, ये 45 मार्क्स का सेक्शन है तो मुझे इसको 90 मिनट में कंप्लीट करना है। बहुत ही गोल्डन रूल है, 1 मार्क इज इक्वल टू 2 मिनट। चलिए बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, द आर्ट ऑफ स्पेसिंग। बेटा खिचड़ी नहीं मचानी है, आपको प्रॉपर स्पेसिंग देनी है जब भी आप आंसर लिखते हैं। एक सिंपल सा रूल यहां पे भी याद रखेंगे, अगर आप 1 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 1 मार्क के बाद आपको 1 लाइन छोड़नी है। 2 मार्क का क्वेश्चन खत्म करने के बाद 2 लाइन छोड़नी है। सिमिलरली 3 मार्क्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन करने के बाद 3 लाइंस छोड़नी है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म करने के बाद भी 3 to 4 लाइन छोड़नी है। अब आप सोचोगे कि भाई हर क्वेश्चन के बाद ये जो लाइंस हमने छोड़ी हैं ये तो चमकेंगी बाद में। बेटा उन लाइंस के बहुत इंपॉर्टेंट फायदे हैं। अगर आपको लास्ट में उस क्वेश्चन में कुछ एड ऑन करना है, कुछ फॉर्मूला डालना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना है, कंक्लूजन डालना है, तो वहां पे आप डालेंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, ये जो स्पेस है इस स्पेस को लास्ट में लाइन लगाएंगे। मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में सपोज ये स्पेस छोड़ा, बाद में आप क्या करेंगे, जैसे ही आपके लास्ट के 20 मिनट्स आएंगे आप एक पेंसिल लेके इसके बीच में 2 लाइंस लगा देंगे। बेटा सच में तुम्हें मैं अपनी शीट अगली वीडियो में शो करूंगा कि कैसे लाइंस लगाने से पूरा का पूरा पेपर का जो इमोशन है वही चेंज हो जाता है। तो हर क्वेश्चन के बाद लाइंस लगी होंगी, डिफरेंस को टेबुलर फॉर्म में लिखा होगा, तो बेटा आपका एग्जामिनर समझ लेगा ये बच्चा चाहे इंटेलिजेंट हो ना हो पर ये समझदार है, इसको इतनी अकल है कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पेसिंग बहुत जरूरी है। और अगर बेटा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसकी जगह स्पेस छोड़ दो, वो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। अगर कोई क्वेश्चन मुझे अभी नहीं आ रहा तो उसकी जगह मैं स्पेस छोड़ दूं। अगर उसमें आपको लग रहा है कि 10 लाइंस चाहिए तो 12 छोड़ दो, बट बाद में आप उसको लिख लें। बेटा ऐसा देखा जाता है जब एक टीचर का फ्लो बना होता है चेक करने पे, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन कम भी आता हो तब भी वो क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं अगर आप उसे उसी ऑर्डर में करते हैं। हम मिस्टेक क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक किया, 8th मुझे नहीं आता, मैंने 9 10 11 12 13 14 16 तक कर दिया। अब वहां तक आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ और उसके बाद आपने लास्ट में अपना कम कॉन्फिडेंस वाला क्वेश्चन लिख दिया। बेटा आप एग्जामिनर को खुद दिखा रहे हो कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता था तो मैं लास्ट को उसको तरोड़ मरोड़ के लिखने वाला हूं। ऐसा नहीं करना, उसकी आप जगह छोड़ दें और जगह छोड़ने के बाद उसमें अटेम्प्ट करेंगे। क्या उसमें लिखना है वो अगली स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड कटिंग स्किल्स ऑफ कटिंग। बेटा कई बच्चों को इतने बेसिक एटिकेट्स नहीं होते कि उन्हें कटिंग कैसे करनी है। मान लो बेटा लिखते टाइम पे पहले तो कोशिश करें कि हमें कटिंग करनी ना पड़े। ज्यादातर कटिंग होती है बड़े क्वेश्चंस में, क्यों होती है वो भी सुन लो। बड़े क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, हमारे पास थॉट्स जो है वो कई बार स्ट्रक्चर्ड हो नहीं पाती हैं। हम आंसर लिख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा 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 लिखा, सडनली मैंने सोचा यार इस आंसर के अंदर ना कुछ और बेटर भी आ सकता था, तो मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे काट दिया। अब जब मैंने इसको ऐसे ऐसे काटा बेटा, जिसकी नजर नहीं भी पड़नी उसकी भी नजर पड़ेगी इस पे। तो पहली बात, आप जब भी बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे रफ में उसके मेन मेन पॉइंट लिख लें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये वो सारा। उसके बाद आप फेयर में लिखना स्टार्ट करेंगे, कटिंग आपसे कम होगी। और अगर बेटा कटिंग हो भी जाती है, मान लो आपने लिखना था एनिमल, है ना, ये एनिमल लिखा, पर आपको याद आया यार मैंने तो एनिमल की जगह एनिमिलिया लिखना था, तो आपको कैसे कट करना है बेटा, ऐसे कट करना है और यहां पे लिख देना है एनिमिलिया, एनिमिलिया। अब जब तुमने ऐसा लिखा, इतने सुंदर सी शीट में, मान लो बेटा शीट ऐसी हो जैसे मैंने आपको दिखाई थी, इतनी सुंदर सी शीट में अगर एक जगह हल्का सा कट लगा भी होगा, एक जगह बेटा ब्लू से ही कट लगा देता हूं, हल्का सा कट अगर लगा भी होगा तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाता, बजाय कि आपने कटिंग कर दी ऐसे। जब आप ऐसे कटिंग करेंगे, जब आप ऐसे जोर लगा के कटिंग करेंगे बेटा, तो अंधे को भी दिखेगा कि आपने कुछ ब्लंडर किया है। अपने ब्लंडर्स को एग्जामिनर के सामने नहीं रखना, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना है एग्जामिनर के सामने दैट वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हमारा तो जबरदस्त प्रिपरेशन थी और पेपर हमें बहुत आसान लग रहा है, हमने अच्छे वाला पेपर लिखा है, तो उसमें हमें पूरे मार्क्स चाहिए। इट्स लाइक अ डिमांड।
आपको ये नहीं करना कि कटिंग करके अपना लो कॉन्फिडेंस दिखाना, नहीं। तो कटिंग आप अवॉइड करेंगे जितनी ज्यादा हो जाए, और अगर आपने कटिंग करनी भी है तो सिस्टमेटिक तरीके से आप उसे कट करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत उसमें ना आए। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर कहीं पे बेटा पूरा पैराग्राफ कट करना है, पूरा पैराग्राफ कट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक बॉक्स में लिखेंगे, उसको एक बॉक्स में लेंगे और यहां पे लिख देंगे इनकरेक्ट। और यहां पे ज्यादा क्या कर सकते हैं, ज्यादा क्या कर सकते हैं, यहां पे एक कट यहां मार दो, एक कट यहां मार दो, हल्का सा कट यहां मार दो, मतलब उसमें ज्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन कर लें, बजाय कि इसको ड्राइंग करने बैठ गए यहाँ पे, है ना, कटिंग की टाइम पास भी तो करना पेपर में। बेटा टाइम पास करने नहीं जा रहे पेपर में, आप पेपर में अपना फ्यूचर लिखने जा रहे हैं, तो इस वजह से आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास सम जनरल पॉइंट्स। बेटा डायग्राम्स जब भी पेपर में आएंगे, ऑलवेज रिमेंबर डायग्राम्स का जो साइज होना चाहिए वो साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। अब बेटा पेपर में बड़ा डायग्राम बनाओगे तो उसका क्या फायदा मिलेगा, बड़े डायग्राम के अंदर बेटा जो लेबलिंग होती है वो लेबलिंग बहुत खुली खुली लिखी जाती है, जिसकी वजह से एग्जामिनर को बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होता है। जैसे मान लो बेटा, मान लो मैंने यहाँ पे एक किडनी का डायग्राम बनाया, तो दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डायग्राम। अब मैंने ये ऐसे बनाया, अब एक बच्चे ने ऐसे बना दिया, अब इसकी मैं लेबलिंग कर रहा हूं, यहाँ पर लेबलिंग की खिचड़ी बन जाएगी, बन जाएगी, तो मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लेबलिंग, सेकंड लेबलिंग, देन हमारे पास यहाँ पे थर्ड लेबलिंग। तो जब आपकी लेबलिंग दूर दूर होती है तो एक तो आप लेबलिंग के ब्रैकेट में कुछ लिख सकते हो, दूसरा आपकी लेबलिंग में कुछ मिस्टेक नहीं होती, आपको डायग्राम बनाने में भी कंफर्टेबल फील होता है, तो डायग्राम का साइज बड़ा रहेगा। और लेबलिंग जो है बेटा वो डायग्राम की हमेशा बायो में याद रखना, राइट साइड करो, कहीं भी कर दोगे चल जाएगा, बट राइट साइड जब आप करते हो तो आपकी एक इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी दिखती है कि आपको इतना टीचर ने बताया है कि बायो के अंदर जो लेबलिंग होती है डायग्राम की वो राइट हैंड साइड पे होती है। नेक्स्ट वन, यूनिट आपको हमेशा लिखनी है बेटा। 10 आंसर आया, 10 ओम आया, 10 सेंटीमीटर क्यूब आया, 10 मीटर आया, बेटा हम यूनिट से लिखते हैं और मार्क्स कट होते हैं। यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यूनिट्स आप जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या करो, यूनिट को मार्क कर लो, क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से यूनिट को मार्क कर लो, ताकि जब आप आंसर लिखें तो आपको पता हो कि मुझे इसके साथ यूनिट भी लगानी है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फाइनल आंसर को बॉक्स में लिखो। बेटा फाइनल आंसर को बॉक्स में लिखने का क्या मतलब है, मान लो ये कोई क्वेश्चन है, मैथ्स का कैलकुलेशन है और उसका आंसर आ रहा है, सपोज आंसर आ रही है x की वैल्यू +7/4। अब अगर किसी बच्चे ने बेटा इतना सारा करने के बाद +7/4 को बॉक्स में डाल दिया, तो टीचर सीधा यहाँ टिक मारेगा और जैसे ही बॉक्स में आंसर दिखेगा यहाँ टिक लगा देगा। ऊपर अगर आपने कोई स्टेप मिस भी किया होगा, कोई गलती भी होगी, वो गलती आपकी छुप जाएगी। आपको क्या करना है बेटा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मान लो आपके पास कोई फॉर्मूला डिराइव हुआ, फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ, dx/dt इज इक्वल टू x e⁻rt। मान लो फिजिक्स का कोई एक फॉर्मूला डिराइव हुआ, तो आपको क्या करना है, या तो उस फॉर्मूला को बॉक्स में डाल के आओ या किसी सर्कल में डाल के आओ, ताकि बेटा एग्जामिनर की सीधा इस फॉर्मूला पे नजर पड़े और वो मार्क्स दे दे। डेरिवेशन के अंदर बेटा स्टेप्स मिस होते हैं, मेरे से भी होते थे, हर बच्चे से होते हैं, कुछ ना कुछ आप मिस्टेक करते हो, बट मेक श्योर करो कि आपको एंड प्रोडक्ट अच्छे से आता हो, लास्ट के 2-3 स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से आते हो, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज्यादा होती है फिजिक्स में, कंफ्यूजन होगी। तो फाइनल जो आपका आंसर होगा उसको आप बॉक्स में या किसी सर्कल में डाल के आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, यूनिट्स हैं, फाइनल आंसर इन द बॉक्सेस। चलिए अगला है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता बेटा तो उसको भी लिखना है। अब इसका मतलब क्या है, कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा बाहर से आ गया और आपको लग रहा है कि यार ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बेटा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया और आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो क्या मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अगर बाय चांस उस क्वेश्चन में सीबीएसई ने ग्रेस भी देना हो तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई ये बोलती है कि भैया ग्रेस मार्क्स उसी बच्चे को देना जिसने क्वेश्चन का नंबर भी डाला हुआ। तो हमें क्वेश्चन किसी भी कीमत पे अटेम्प्ट करना है, अपने आप को एक मैसेज देके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में कि भाई 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 का ही अटेम्प्ट होगा, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। बेटा कुछ लिखा होगा तो कुछ ना कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं पता, तो ट्राई करो बेटा उस क्वेश्चन को आप पॉइंट्स में चाहे ना लिखो, आप क्या करो उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखो, है ना। उसको आप किस में लिख दो, पैराग्राफ में, क्योंकि पैराग्राफ में बेटा हो सकता है ज्यादा आपकी जो मिस्टेक्स है वो हाईलाइट ना हो। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छा उस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि ये कौन से चैप्टर का, अच्छा इस चैप्टर का, उस चैप्टर, उस टॉपिक, उस क्वेश्चन के वर्ड्स में से जो भी आपको पता बेटा उसके बारे में लिखो।
कंक्लूड करो और खत्म करो, और ट्राई करो बेटा ऐसा क्वेश्चन आप क्वेश्चंस के बीच में ही करके आओ। ऐसा नहीं है उसको अलग से चमका के बताना है एग्जामिनर को कि भैया मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता था तो इस क्वेश्चन में मार्क्स काटने हैं तो काट ले। आपने स्मार्ट वर्क करना है। अगर 11th क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको 11th क्वेश्चन की जगह पे ही करना है। अब तुम कहोगे सर पेपर में हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दें और जो नहीं आता उस पर लग जाएं, बिल्कुल भी नहीं। आप जगह छोड़ो, 10th क्वेश्चन तक करके 11th क्वेश्चन का स्पेस छोड़ो, फिर आगे का पेपर कर दो। वो जो स्पेस छूटा हुआ बेटा लास्ट में उसी स्पेस में आंसर दो। अलग से लिखोगे तो शक डलेगा, शक डलेगा, टीचर सोचेगा कि शायद आपको ये नहीं आता था और आपके मार्क्स उसमें डिडक्ट होने वाले हैं। पेपर 100% अटेम्प्ट करना, आपको कोई भी क्वेश्चन उसमें लीव नहीं करना। नेक्स्ट फाइनल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, अब मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो कहानी खत्म है। अब मुझे आपसे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइनल बात करनी है, बिफोर एंड आफ्टर एग्जाम। बेटा मैंने कई बच्चों का ये देखा है कि वो एग्जाम से सुबह सुबह तक भी पढ़ते रहते हैं। अगर आपने बेटा सारा साल एग्जाम की ढंग से प्रिपरेशन करी है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आप एक दिन पहले 7 से 8 बजे, मान लो कल आपका एग्जाम है, तो 7-8 बजे तक अपना सारा सिलेबस खत्म करेंगे। सारा सिलेबस खत्म करेंगे और खत्म करने के बाद आपको और नहीं पढ़ना बेटा। जितने भी जने कहते हैं कि पढ़ते रहो एंड तक, रात को हम 1 घंटा सोए थे अगले दिन एग्जाम देके आए हैं, नहीं बेटा। बड़े से बड़े एथलीट्स का आप इंटरव्यू सुन लेना, वो पूरे साल मेहनत करते हैं और फाइनल रेस से पहले एक दिन पहले अपने आप पे टाइम देते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, रिलैक्स रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम एक दिन पहले ही अपना एफर्ट डालते हैं बेटा। जो पढ़ते ही लास्ट में, ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने सारा साल मेहनत करी है। जो टॉपर बच्चे हैं, टॉपर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक दिन पहले 7-8 बजे के बाद अपने थॉट्स को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, है ना। अगर कोई बच्चा पढ़ने में है ही लल्लू तो उसके लिए तो बेटा एक रात पहले जागता रहे, पढ़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई बच्चा सच में सीरियस है और वो पूरा साल पढ़ा है, उसने मेहनत करी है, तो ट्राई करें बेटा 7-8 बजे के बाद आप बहुत कम पढ़ेंगे। जल्दी सोएं उस दिन, अगले दिन सुबह जल्दी उठें और मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हल्का हल्का रिवाइज करके जाए। आप देखेंगे बेटा एग्जामिनेशन हॉल में आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बेटा आप लोगों के पास बहुत सारे कार्टून आने वाले हैं जो आपको ये कहेंगे कि भाई ये पेपर में आ रहा है क्वेश्चन आज। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था ऐसे किसी बच्चे की बातों में नहीं आना। कोई आपको कहता है ना ये क्वेश्चन तो आ रहा है, कह दो हाँ आता मेरे को और बोल। अपना कॉन्फिडेंस नहीं डाउन करना। कई बच्चे होते हैं अच्छा आ रहा है, अपना सारा सामान छोड़ के वही क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं, फिर पेपर में बेटा वही क्वेश्चन याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं। अगर कोई भी आपको आके कह रहा ना कि ये तो पेपर में पक्का आ रहा है, मत सुनो। उसको कहो कि भाई पूरी प्रिपरेशन हमने कर लिया, अगर आएगा तो देख लेंगे क्या होगा, इस टाइम पे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, मुझे अपने आप पे कंट्रोल चाहिए, एग्जाम से पहले मुझे अपने माइंड को रिलैक्स करना है ना। कई बच्चे बेटा तुमने देखा होगा पेपर शुरू होने से पहले भी 5-5 मिनट तक चल चल के पढ़ रहे होते हैं, है ना। आपने देखा होगा बाइक पे पापा बाइक चला रहे हैं, पीछे बच्चा बैठा हुआ है वो भी पढ़ी जा रहा है। बेटा वो सिर्फ आप अपने मन को ये दिलासा दे रहे हो कि हम एंड तक पढ़ रहे हैं, क्या उस टाइम पे पढ़ाई हो रही है ना। गली के अंदर मान लो खड़े हो तुम, है ना, पापा भी रेडी हो रहे हैं आपको छोड़ के जाने वाले सेंटर तक, आप कॉपी लेके पढ़ रहे हो। बेटा गली में 2 आंटियां लड़ रही हैं, उधर से सब्जी वाला जा रहा है, आपको सारी थॉट्स दिमाग में भी आ रही है और साथ साथ आप पढ़ भी रहे हो। आप पढ़ नहीं रहे, आप अपने आप को ये कन्विंस कर रहे हो कि हमारा एग्जाम है, हम एंड तक पढ़ते रहेंगे तो शायद एग्जाम बढ़िया होगा। बेटा लाइट म्यूजिक सुनो, वॉक पे जाओ, एक दिन पहले रात को या सुबह रिलैक्सिंग म्यूजिक, ये नहीं है बहुत बीट्स वाला म्यूजिक सुन लिया, है ना, ये नहीं है कुछ एक्सट्रीम चीजें आप देख रहे हो, नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहो, काम रहो, कंपोज रहो। ये तो था बिफोर एग्जाम। आफ्टर एग्जाम भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जब आप दे के बाहर निकलने के बाद आपको फिर से वो कार्टून मिलेंगे जो आपसे ये पूछेंगे कि भाई और बता कैसा हुआ एग्जाम। आपको कहना है कि भाई बहुत जबरदस्त हुआ। आपका एग्जाम अच्छा हो बुरा हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, जबरदस्त हुआ, तू बता कैसा हुआ। जब आप अपना कॉन्फिडेंस बेटा शो करोगे, आप ये देखोगे कि आपका जो एग्जाम अच्छा नहीं भी हुआ उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके अगले पेपर पे नहीं पड़ने वाला, है ना। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, टॉपर्स के साथ तो ऐसा होता ही होता है, कैसा हुआ पेपर ये वो, और जो लल्लू बच्चे होते हैं बेटा, वीक बच्चे होते हैं, उनको भी आगे छेड़ते हैं, मतलब फेल होगा इस बार भी। बेटा उनकी बातों में नहीं आना। पेपर से निकलते ही पेपर फाड़ दो या पेपर को किसी ऐसी जगह रख दो जहां पे आपके पास उस पर नजर ना जाए।
ठीक है, मतलब उस पे आपकी नजर जाएगी, आप देख के आओगे, ओहो 3 नंबर के न्यूमेरिकल में मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी, मेरा तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल गलत हो गया, मैंने तो 90 का सोचा हुआ, अब तो मेरे 90 आएंगे नहीं। बेटा अगला पेपर भी खराब कर बैठोगे। तो पेपर देके निकल गए, उसके बाद आप कुछ नहीं बदल सकते, तो इस वजह से उस पेपर को दोबारा डिस्कस ना करो। अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं दिखा भाई पेपर कैसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल देना कि हमारे सर ने मना किया है, पेपर डिस्कस नहीं करना, अब मुझे अगले पेपर की तैयारी करनी है। किसी फ्रेंड से पेपर नहीं डिस्कस करना, पेरेंट्स से पेपर नहीं डिस्कस करना, उनको बोलना कोई बात नहीं, एंड में देखेंगे, जब सारे पेपर खत्म हो जाएंगे तब एनालाइज करेंगे। अभी मुझे अपना मेंटल पीस, अभी मुझे अपना मेंटल स्टेटस बहुत काम और कंपोज रखना है, क्योंकि मेरी एक पूरी जर्नी अभी पड़ी है, एक पेपर के चक्कर में बाकी पेपर्स खराब नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो बेटा ये आपकी जो वीडियो थी, ये वीडियो आपके लिए होपफुली बहुत जबरदस्त रही होगी। आप इसके सारे पॉइंट्स लिखेंगे और अपने पास अपने जो स्टडी टेबल है बेटा उसके सामने आप चिपका देंगे। ट्रस्ट मी, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आपको बेटा नहीं भूलना है, आप एक योद्धा हो और आपका बेटा जंग का ऐलान हो चुका है और आपने अपनी पूरी मेहनत से इस जंग को लड़ना है। हार जीत चलती रहती है बेटा, कोई भी एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, पर इस सोसाइटी के अंदर मार्क्स लेने बहुत जरूरी है। आपके पेरेंट्स की बेटा एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा हैं, तो उन एक्सपेक्टेशंस को आपने पूरा करना है। नहीं भी कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपनी मेहनत करने के लेवल को बढ़ाना है, ताकि अपने आप पे गिल्ट ना हो कि यार कर सकता था और किया नहीं। अपनी मेहनत 200% करो, उसके बाद नंबर कम भी आएंगे तो चलेगा, बट आप लाइफ के लिए प्रिपेयर हो जाओगे कि कैसे हार्डवर्क करके किसी भी ऐसी चीज को अचीव किया जा सकता है जो शायद आपके किस्मत में भी ना हो। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बेटा, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जब भी आप एक अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं, यू एक्सपीरियंस मिरेकल। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड पढ़ ले भाई।